हेलो लवली बडीज, तो वेलकम बैक। ये इस ड्रामे की उर्दू हिंदी एक्सप्लेनेशन का सेकंड लास्ट पार्ट है। मिनसे सियोनवो को बता देती है कि वो सोल्जन को ज्यादा लाइक करती है। उसके जाते हुए सियोनवो इसको रोकता है और इससे बोलता है कि तुम्हारे पैसे नीचे गिर गए हैं। वो बेचारी नीचे खोजने लगती है तो उसको बोलता है आई एम जस्ट किडिंग, और इससे बोलता है मैं तुम्हें आज घर तक छोड़ने नहीं जा पाऊंगा, तुम्हें खुद जाना होगा, तो कल स्कूल में मिलते हैं। वो बहुत ज्यादा हर्ट हुआ था, उसके दिल पर गहरी चोट जो लगी थी, पर फिर भी कूल बनने की कोशिश थोड़ी देर तक करने के बाद वहाँ से लौट जाता है। मिनसे को भी ये बात अच्छे से पता थी कि सियोनवो को कितनी तकलीफ हुई है। इधर सियोनवो ठंडी आह भरकर बोलता है दो बार दम ढोना कितनी तकलीफ देता है, कोई मुझसे पूछे। अगले रोज जूसू को मालूम पड़ता है कि सोल्जन इनके शो में सेकंड बैटल के लिए पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि मैंने इतनी ज्यादा मेहनत सिर्फ और सिर्फ सोल्जन को कैसे भी करके अपने शो तक लाने के लिए की है। मुझे बाकी किसी की भी परवाह नहीं, मुझे वो हर हालत में यहाँ पर अपने शो में चाहिए। इधर जूसू के खराफाती दिमाग में फिर आइडिया आता है कि अगर ऐसे ना सही तो फिर ऐसे ही सही, और शो की राइटर को बोलता है तुम कलर बार के सभी मेंबर्स की लाइफ पर छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज बनाओगी जिससे लोगों की अटेंशन मिलेगी हमें, और खास चुन चुनकर उनकी लाइफ के सभी सैड पार्ट्स को हाईलाइट करना। अगर ऐसे ना सही तो ऐसे तो हम अपने शो की रेटिंग ला ही सकते हैं ना। किम नाना मॉर्निंग में सियोनवो को सैड देखकर बोलती है लगता है तुम्हें किसी ने थप्पड़ मारा है, और उसे मुस्कुराते देखकर तो सियोनवो भी मुस्कुराने लगता है और दोनों हंसने लगते हैं। तब तक वहाँ पर बाकी लोग भी आ जाते हैं। सोल्जर मिनसे से पूछता है कि उसने वीकेंड पर क्या किया था। उसकी चुप्पी पर उसको पता चल जाता है कि अच्छा तो पक्का कल सियोनवो के साथ थी है ना। वो फिर भी चुप रहती है तो बोलता है मैंने बोला भी था कि मैं उसे अब गुस्सा नहीं किया करूँगा, तो तुमने सच समझ लिया, और कहीं इसे एक्सेप्ट करने के प्लान तो नहीं बना रही हो। और इसको उंगली दिखाता है कि मेरे साथ खेल तो नहीं खेल रही हो, जिस पर वो इसका हाथ देखने लगती है जो कि गिटार प्ले करने की वजह से काफी रफ हुआ था, पर वो छुपाकर झूठ बोलता है कि घर के कुछ काम करने की वजह से ऐसा हो गया। इधर सियोनवो इन दोनों को साथ खड़े देख लेता है और बेचारे को और तो कोई समझ में नहीं आती, तो उनके पास आ जाता है और वही वाली मिसाल हो जाती है कि तू कौन में खामखा, और आकर मिनसे को बोलता है कि तुम आ गई, और फिर से छुट्टी के बाद बेसमेंट में गॉडेस किस की प्रैक्टिस के लिए आने को बोलता है। असल में वो सोल्जन को जला रहा था कि तुम तो नहीं आ रहे हो ना, तो चलो फिर बाकी हम सब लोग बाद में मिलते हैं। सोल्जन अपना जद्दी पुश्ती डायलॉग जर्क कहीं का न हो तो फिर इसको अकेले में बुलाकर इससे बोलता है जो तुम मुझे बुलवाना चाहते हो वो तो मैं मरकर भी नहीं बोलूंगा, मगर मिनसे से दूर रहो, आखिरी बार बोल रहा हूँ। सियोनवो भी इसको बोलता है तुम्हारी फजूल बकवास के लिए मेरे पास समय नहीं है, मगर याद रखना मैं भी मिनसे से दूर किसी सूरत में नहीं रहूंगा, और उस पर हंसता हुआ वापस चला जाता है। सोल्जन पीछे सोचने लगता है कि क्या वो मेरा मजाक बना रहा था, और बोलता है कि अब वो जब गॉडेस किस के नाम पर मजीद मिनसे से फ्लर्ट करेगा और उसके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने की कोशिश करेगा पक्का, तो जल्दी से इन सब के साथ चलकर प्रैक्टिस का प्लान बना लेता है ताकि सियोनवो का प्लान भी सक्सेसफुल न होने दे। पर उससे क्या पता था कि सियोनवो ये सब कुछ उसके मिनसे के करीब आने के लिए कर रहा है, वरना वो तो बेचारा पहले ही रिजेक्ट हो चुका है मिनसे से। इधर सोल्जन सभी को बताता है कि मैं तुम लोगों के साथ स्टेज पर तो नहीं जा सकूंगा, पर तुम लोगों को यहाँ पर प्रैक्टिस जरूर करवाऊंगा। सब लोग हैप्पी हो जाते हैं कि चलो ये भी गुड हो गया। प्रैक्टिस खत्म करने के बाद तो घर जाते हुए सोल्जन मिनसे को बोलता है मेरे पास समय है तो तुम यहीं पर रुको। सियोनवो भी सुन लेता है तो बोलता है मेरे पास भी समय है। इधर मिनसे हैरानगी से देखती है अब ये क्या, मैं तो दो लड़नों के बीच में फंस गई। शिनहाओ हालात को खराब देखकर तो सबको वहाँ से जल्दी से जाने को बोलती है। सियोनवो मिनसे का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है। सोल्जन पीछे से इसका हाथ छोड़ने के लिए उसको आवाजें लगाने लगता है। मिनसे की मॉम एडम से मिलने उसके घर पहुँच जाती है। उसके बारे में मिनसे ने उसे बहुत सारी बातें बताई थी कि वो उसके डैड का फ्रेंड है, पर तब तो मिनसे की मॉम इनकार कर देती है कि मैं नहीं जानती हूँ उसके बारे में। पर अब वो एडम के पास थी और एडम को जाकर बोलती है कि तुम जानते हो कि मिनसे मेरी बेटी है, तो उसको कुछ बताया क्यों नहीं। वो बोलता है तुमने खुद ही तो मना कर दिया कि हम दोनों अजनबियों के जैसे एक्ट करेंगे, तो बेचारी चुप कर जाती है। इधर एडम इसे बोलता है तुम इसे सच बता देती, अभी भी इस रात को लेकर उसे मिसअंडरस्टैंडिंग है। पर वो बोलती है कि क्या वो जानती है कि उस रात मैं तुमसे मिलने आई थी, जिस पर एडम बोलता है नहीं, और बोलता है मुझे पता है तुम दोनों बहुत ही मुश्किल समय से गुजर रहे हो, और बोलता है कि मुझे नहीं पता तुम उसे किस चीज को
को लेकर छुपाने की कोशिश कर रही है उससे, और फिर उससे पूछता है कि उस रात तुम मुझे मिलने क्यों आई थी, जिसकी वजह से मैं गुस्से में आ गया। और वो सब कुछ हो गया और उसे बताता है कि मुझे मिनसेई से इसके डैड के गुजर जाने का पता चला था, और ये बात भी मिनसेई से ही मुझे पता चली थी कि उसके डैड ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया था। अगर ये सच में सच है तो मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ इसके लिए, मगर मिनसेई से मिलने से पहले मैं तुम्हें उस रात मिलने के लिए हमेशा कोसता रहता था कि आखिर तुम क्यों आई थी मेरी लाइफ में वहाँ पर। मिनसेई की मॉम इससे प्रॉमिस लेती है कि जब तक मिनसेई बड़ी नहीं हो जाती है और स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाती, न ही मैं और न ही तुम उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करोगे, क्योंकि ये बात सिर्फ तुम और मैं ही जानते हैं। और मिनसेई की नफरत को मैंने अपनी सजा समझकर कबूल कर लिया है। मिनसेई को कैफे के अंदर बिठाकर सर्जन और सेओनवो बाहर खड़े एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। सर्जन सेओनवो को बोलता है तुम ऐसी अजीब बच्चों वाली हरकतें क्यों करते हो। वो आगे से बोलता है किसी ने मुझे बोला था कि अगर मैं बच्चों की जैसी हरकतें करूंगा तो ज्यादा कूल दिखूंगा, तुम्हारी तरह ज्यादा कूल बनने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सर्जन बोलता है कि तुम्हें लगता है मेरे जैसे बन पाओगे, मैं तुम्हें बच्चा दिखता हूँ क्या। जिस पर सेओनवो भी हंसते हुए बोलता है क्यों, तुम्हें खुद नहीं पता क्या, मुझसे कंफर्म कर रहे हो। जिस पर सर्जन बेचारा थोड़ी देर के लिए चुप कर जाता है। मिनसेई अंदर अकेले बैठ कर बोर हो रही थी। इधर वो सेओनवो को बोलता है तुम्हें दिखा दूं अपना बचपना फिर मैं, और अपने हैंड से उसके सामने वेव करने लगता है और उसे देखता है कि वो मिनसेई की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है। तो सर्जन भी जल्दी से मिनसेई के सामने अपने हाथ लहराने लगता है और वो बेचारी अंदर काफी नर्वस हो जाती है, मतलब बाकी लोग क्या सोचेंगे। फिर किमनाना कॉल करके सेओनवो को अपने पास बुलाती है और उससे पूछती है कि वो अभी तक क्या कर रहा था। वो बेचारा जो दिल के हाथों बहुत मजबूत था, बहुत ही ज्यादा सैड था, उसे बोलता है बस किसी को गुड बाय कहने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जो कि मैं कई सालों से नहीं कर पा रहा हूँ। फिर कलर बार वालों को पता चलता है कि माजून ही लोग सबसे छुप छुप कर किसी खुफिया जगह पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसके बारे में किसी को भी कुछ मालूम नहीं है। इधर शिन्हा उनका मजाक बनाती हुई बोलती है कौन सा ओलंपिक खेलने जा रहे हैं जो इतना खुफिया रखा हुआ है। और फिर नमडू को बोलती है क्यों ना इनके पीछे कुछ बंदे लगाओ, पर नमडू बोलता है मेरे पास ऐसा कोई भी नहीं है जो उनका पीछा करके मुझे बता सके कि वो लोग कहाँ जाते हैं और क्या कर रहे हैं। तभी इन लोगों के वहाँ पर खड़े होते हुए हायरन शिंजी के साथ वहाँ आ जाती है। शिन्हा और नमडू का मजाक बनाकर बोलती है थोड़ा साइड मार लिया करो, सबका रास्ता ब्लॉक कर रखा है, और तंज से इन पर हंसते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। फिर शिन्हा खुशी से इनको बताती है मुझे इनकी ट्रिक की समझ आ गई है, वो लोग कौन सा हिडन कार्ड यूज करने वाले हैं। लिखवा लो पिछली बार उन्होंने हायरन को वोकलिस्ट के तौर पर यूज किया था, और इस बार इसको पक्का चेंज करेंगे, देख लेना। और इनको खुद से इमेजिन करके दिखाती है कि वो लोग इस बार कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस देने वाले हैं जिसमें वो बच्चों की तरह परफॉर्म कर रहे थे। और इनकी पूरी परफॉर्मेंस को इमेजिन करने के बाद वो तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं कि कितने फनी दिख रहे थे तीनों, बड़ा है हमारा मजाक बनाने वाले। मिनसेई को प्रैक्टिस करवाते हुए सर्जन को एक टेक्स्ट दिखता है जो कि जूसू की तरफ से था कि सर्जन उसे कॉल बैक करे, उसे उसके फ्रेंड्स के बारे में बात करनी है, उसके फ्रेंड्स मुश्किल में हैं, जिसकी वजह से सर्जन उसे कॉल कर लेता है। वो बाहर जाकर उसकी कॉल सुनता है, उसके पीछे से सेओनवो भी चला जाता है और वो भी सुन लेता है। सर्जन जूसू को बोल रहा था कि उनको कोई हक नहीं पहुंचता है कि मेरी वजह से मेरे दोस्तों को शो पर डिस्कस किया जाए। कॉल करने के बाद सेओनवो से पूछता है कि वो क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्या मामला है, पर सर्जन इसको कुछ नहीं बताता है कि कुछ नहीं है, मैं खुद इसे देख लूंगा। इधर फिर सर्जन सीधा जाकर जूसू को इसके दोस्तों से दूर रहने को बोलता है कि इनकी लाइफ में घुसने की उसे जरूरत नहीं है, वरना मेरी तरह मैं अपने दोस्तों को भी इस शो पर आने से मना कर दूंगा। जिस पर जूसू बोलता है अब तुम तो शो पर आओगे नहीं, तो इनको तो कोई देखने से रहा, तो मुझे शो में मिर्च मसाला लगाने के लिए और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ तो करना होगा ना। सुना है कि काफी मजेदार चीजें हैं तुम्हारे दोस्त। सर्जन जूसू की बात सुनने के बाद गुस्से से वहाँ से वापस आ जाता है और हायोंगिस को बोलता है इसलिए मैं तुम्हारे साथ अंदर जाना चाहता था कि वो बहुत ही कमीना इंसान है। सर्जन दोबारा से सीईओ के पास जाकर परमिशन मांगता है कि वो उसे इसके दोस्तों के साथ गॉडेस किस में परफॉर्म करने की इजाजत दे, मगर सीईओ नहीं मानता है कि उसे अपने दोस्तों को भी शो पर जाने से मना कर दो। पर सर्जन अपने दोस्तों की खुशी को बर्बाद नहीं करना चाहता था और उसका सीईओ उसको इसलिए मना कर रहा था क्योंकि बहुत जल्द सर्जन की एक न्यू प्रोजेक्ट के लिए शूटिंग होने वाली थी और किसी भी तरह से सीईओ उसको लूज नहीं करना चाहता था। वापसी पर सर्जन का मुंह लटका हुआ देखकर तो हायोंगिस को बोलता है कि मैं तो कहता हूँ अपने दोस्तों को बता दो कि शो वाले क्या खेल खेलने जा रहे हैं, पर सर्जन को लगता है कि ये सब भी तो उसी की वजह से हो रहा है, तो सोल्यूशन भी इससे ही ढूंढना होगा। इधर सेओनवो को स्कूल में माजून ही से पता चलता है कि जूसू ये शो सिर्फ और सिर्फ सर्जन के लिए कर रहा है और सर्जन के इनके ग्रुप के साथ परफॉर्म न करने की वजह से वो काफी ज्यादा गुस्से में है। तो जूसू अपने शो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ और मिसालें ऐड करने वाला है। तभी सेओनवो को सर्जन की कॉल पर की गई बात याद आ जाती है जब वो कॉल पर जूसू को बोल रहा था कि मेरे दोस्तों से दूर रहो। तो सेओनवो बोलता है अच्छा तो ये
सब कुछ होने वाला है। फिर सियोनवो सेलचन को बाहर बुलाता है और उसको बोलता है तुम्हारे शो में न आने की वजह से वो लोग दूसरे मेंबर्स की लाइफ को डिस्कस करने वाले हैं, ऐसा ही है ना? तो सेलचन बोलता है हाँ, पर मैं इसे सॉल्व कर लूंगा। सियोनवो बोलता है पर कैसे करोगे? इसका आंसर तो सेलचन के पास नहीं था कि कैसे करूँगा। तो सियोनवो इसे जाते ही वार्न करता है कि अगर तुम्हारी वजह से मिनसे को जरा भी तकलीफ हुई ना तो इस बार मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, याद रखना। तुम्हें शो पर आना है या नहीं मुझे नहीं पता है, पर तुम्हारी वजह से किसी को भी जरा सी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इधर सेलचन एक और रास्ता निकालता है कि सीईओ उसको एरी के साथ होने वाली परफॉर्मेंस के लिए उसे शो पर जाने की इजाजत नहीं दे रहा था, तो वो सीधा आरी के पास जाकर उससे फेवर मांगता है कि वो सेलचन के साथ शूटिंग के लिए डिले का बोल दे। आरी इससे आगे से शर्त रखती है अगर तुम मेरे पाँव पर गिरकर मेरे जूतों पर किस करोगे तो मैं तब मानूंगी। सर्जन काफी ज्यादा सोच विचार के बाद उसको बोलता है कि ठीक है मैं रेडी हूँ, पर इसको सीरियस देखकर एरी भी हैरान रह जाती है और इसको रोकने लगती है। वो बोलता है मैं सचमुच में करने के लिए रेडी हूँ, और फिर आरी इससे हार मानते हुए इसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है। और आरी की शूटिंग में डिले का बोलने पर सीईओ की तरफ से सर्जन को इजाजत मिल जाती है, जिस पर वो जाकर अपने सभी ग्रुप वालों को ये हैप्पी न्यूज बताता है, जिसे सुनकर वो सबके सब लोग भी हैप्पी हो जाते हैं। तो फिर बस यहीं पर सेकंड लास्ट एपिसोड का एंड हो जाता है। तो बस थोड़ी सी देरी के बाद फिर मिलते हैं बहुत जल्द लास्ट एपिसोड के साथ। मजीद ड्रामास के एक्सप्लेनेशन के लिए आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक कर देना, और कमेंट में अगर आप लोगों के पास कोई सजेशन हो तो मुझे जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।